आज हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं टेक्सोनोमी में, साइटोलॉजिकल स्टडी कैसे होती है। अगर हम साइटोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो साइटोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेल्स के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या चीज परफॉर्म करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की शेप कैसी है, सेल के अंदर सेलुलर कंटेंट कितना है, सेल सैप, वाटर कि वाटर का कंटेंट कितना है, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। ये चीजें क्या करती है, हेल्पफुल रहती है किसी भी टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए। ठीक है, टेक्सोनोमिक स्टडी का मतलब क्या होगा, किसी भी प्लांट को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक केमिकल्स को यूज कर रहे थे, वो केमिकल क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे आइडेंटिफाई करने में। अब वो डिपेंड करता है कि हम माइक्रो अमाउंट्स में ले रहे हैं या फिर मैक्रो अमाउंट्स में ले रहे हैं। ठीक है, अगर माइक्रो अमाउंट्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्टेनिंग होगी या फिर जैसे जैसे हम फ्लेविनॉइड्स यूज कर रहे थे, एंथ्रोसाइनिन हो गया, तो वो क्या करेंगे, लेस अमाउंट में अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम मैक्रो अमाउंट्स में ले लेंगे, ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में लेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना जो पाथवे होगा उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, टेक्सोनोमी की स्टडी की जाती है। स्पेसिफिक टाइप की क्या होता है कि सेल के स्ट्रक्चर को परफॉर्म किया जाता है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या स्पेशल पार्ट्स हैं, जैसे सेल सैप हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, उसके अलावा जैसे कि अगर हम उसके अलावा देखें तो स्ट्रक्चर, शेप, ये सारी चीजें किस क्या करते हैं, हेल्पफुल रहती है। ये क्या करती है, किसके लिए हेल्पफुल रहती है, टेक्सोनोमी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहती है। ये हमें क्या करती है, क्या क्या चीजें बताती है कि कोई भी प्लांट है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, उसको किस ग्रुप में डाल सकते हैं, किस सब ग्रुप्स में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस मैम। अब एक बात बताओ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जब तक हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हमें नेक्ड आई से तो दिख नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम क्या क्या देखेंगे, सेल के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सेल के अंदर नंबर कितना है। कोई भी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम सबसे पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टोमेटा देख ले, तो आप लोग क्या देखते हो कि अपर लेवल पे कितने स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, लोअर लेवल पे कितने स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। स्ट्रोमेटा का रोल क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज में होता है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल का नंबर कितना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि साइज क्या है, सेल का साइज क्या है। अगर साइज, जैसे कि कई सेल्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जैसे जैसे है ना, जैसे वाटर अगर गेन कर लिया तो वो क्या होती है कि प्लाज्मोलाइज कंडीशन हो जाती है। अगर वाटर क्या कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, डीप्लाज्मोलाइज कंडीशन हो जाती है। तो वो भी क्या करता है कि शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऐसे कुछ कुछ कैसे होते हैं, पोलीगोनल शेप के होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल से होते हैं, कुछ क्या होता है हेक्सागोनल शेप के होते हैं। वो क्या करता है कि ये सेल है, डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, सेल, इनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है कि क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज तक जाते हैं तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम थ्रेड है ये क्या होता है कि और कंडेंस होता जाता है। जैसे जैसे कंडेंस होता जाएगा वो क्या करेगा, एक क्या करता है कि डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोफेज में, प्रोफेज में बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, मेटाफेज आती है। मेटाफेज में क्या होता है कि वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। अगर हम एनाफेज की बात करें तो वो क्या करते हैं कि अपने अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। अपोजिट पोल की तरफ जाने के बाद क्या होता है कि टीलोफेज आते हैं। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो दो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती है कि अपने जो अपोजिट पोल पे होता है वो अब क्या करने लग जाते हैं, अनकोइलिंग करने लग जाते हैं। अनकोइलिंग के बाद क्या आती है, जब हमारे पास एक्चुअल माइटोसिस स्टेज आती है जो 1 आवर की होती है, उसमें क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। उनके अंदर जो मटेरियल होगा, जो क्रोमोसोम कंटेंट होगा, वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये सारी स्टडी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ये स्टडी हमें क्या बताती है कि कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि साइटोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम साइज। ठीक है, क्रोमोसोम साइज क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइटोलॉजिकल स्टडी के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है कि जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो कभी है ना, कुछ स्पीशीज में तो क्या होता है कि फिक्स होता है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि वेरी करता रहता है। ठीक है, किसी के अंदर 2 हो गया, किसी के अंदर 4 हो गया, किसी के अंदर 6 हो गया।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या बता रखा है, जैसे कि पाइनस है, पाइनस की स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि एन नंबर कितना होता है, 12 होता है। एन का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, 12 है, ठीक है, 12। अब जो ये क्रोमोसोम नंबर है ये किसको शो कर रहा है, हैप्लोइडी को शो कर रहा है या डिप्लोइडी को शो कर रहा है, बताना एक बार। हैप्लॉइडी को। हैप्लोइडी को शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक सिर्फ सिंगल एन का यूज किया है। तो सिंगल एन का मतलब क्या हो गया कि वो हैप्लोइड नंबर को बता रहा है। अगर क्रोमोसोम नंबर 12 है तो डिप्लोइड कंडीशन में कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 24 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स है उनके पास क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर कितना, हम क्या लिखते हैं कि मेल के पास भी कितना होता है, 23 होता है, और फीमेल के पास भी कितना होता है, 23 होता है। लेकिन जब इनका फ्यूजन होगा, जब हमारे पास जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसके अंदर कितने टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लोइडी नंबर हो जाएगा। जो हमारी एम्ब्रियो की पोजीशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डिप्लोइडी बताती है। लेकिन जो सिंगल सिंगल पेरेंट्स होंगे वो क्या बताएंगे, हैप्लोइडी को बताते हैं, मतलब हैप्लोइड कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि क्रोमोसोम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। किसी स्पीशीज में फिक्स होते हैं, किसी स्पीशीज में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी स्पीशीज में कम अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखो, जैसे कि अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि पोएसी फैमिली हो गई। पोएसी फैमिली के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 132, ठीक है। मतलब जो हैप्लोइडी नंबर है वो कितना है, 132 है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम, जैसे जैसे क्रोमोसोम नंबर क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो हमारी जो टेक्सोनोमी होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी क्या होगी, हेल्पफुल रहेगा। कैसे हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि हमें पता चल सकता है कि अगर जैसे देखो पोएसी फैमिली के अंदर कितने हैं, 132 क्रोमोसोम नंबर है, तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस फैमिली के अंदर इतने क्रोमोसोम नंबर है, तो मतलब कि जो ये ग्रुप है ये इसके आसपास का ग्रुप है, ठीक है। मतलब या तो हम इसको लिलियेसी फैमिली में रख सकते हैं या फिर किसी और फैमिली में रख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि हमें हेल्पफुल रखता है कि हम टेक्सोनोमी की स्टडी कैसे कर सकते हैं, वो भी किस लेवल के ऊपर, साइटोलॉजी लेवल के ऊपर, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कैसे कर सकते हैं कि उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप या क्रोमोसोम का नंबर हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम का साइज। क्रोमोसोम का साइज क्या होता है कि जो साइज है क्रोमोसोम का वो भी क्या करता है कि हेल्पफुल रहता है टेक्सोनोमी स्टडी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एंजियोस्पर्म फैमिली है। एंजियोस्पर्म फैमिली के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम का साइज है वो वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज प्रेजेंट है, जैसे ब्रेसिकेसी, मालबेसी, फेबेसी, यूफोरबेसी। तो इनके अंदर क्या है कि अगर हम साइटोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाएंगे टेक्सोनोमी स्टडी में, तो वो क्या करते हैं, जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, हेल्पफुल रहता है कि टेक्सोनोमी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम साइज की बात करें, तो जब तक हमें साइज का डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की स्टडी नहीं कर सकते। स्पेसिफिक अगर हम साइटोलॉजिकल लेवल के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, जैसे हम स्पेसिफिक केमिकल लेवल के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक केमिकल को यूज कर रहे हैं, जैसे फ्लेविनोइड यूज कर लिया, एंथ्रोसाइनिन यूज कर लिया, या फिर कोई भी डाई या स्टेन यूज कर लिया, तो वो क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे एंजियोस्पर्म फैमिली है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का साइज है वो वेरी करता है। कैसे करता है, 0.5 से लेके 30 मीटर तक का साइज होता है, ठीक है। या फिर कुछ मोनोकोट्स फैमिलीज हो गई, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। मोनोकोट्स फैमिली में जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट्स के अंदर हमने सिर्फ दो ही फैमिली पढ़ी है। दो फैमिली कौन कौन सी थी, एक तो लिलियेसी फैमिली थी और एक कौन सी थी, पोएसी फैमिली थी। ये दोनों फैमिली के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम का साइज होगा या फिर जो क्रोमोसोम का साइज होगा वो कैसा होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी। क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी की बात करें तो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम। अब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे काइनेटोकोर्स हो गई, सेंट्रोमेयर हो गया, सेंट्रोसोम वाला पोर्शन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि इनके अंदर कोई भी डिफरेंस आ रहा है, कोई भी वेरिएशन आ रही है, तो वो भी क्या करते हैं कि क्या करते हैं, टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि कोई भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, टीलोमर साइट पे होगी, टीलोमर साइट पे। वो टीलोमर साइट क्या करती है कि ये क्या करती है कि बताती है अगर किसी भी टीलोमर साइट के ऊपर कोई भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो वो भी क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं कि आइडेंटिफाई करने में। जैसे कोई भी स्पेशल फैमिली है, ठीक है, कोई भी फैमिली है उसके अंदर ये स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एब्सेंट है, तो आप लोग क्या करते हो, इजिली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अच्छा ये इस फैमिली के अंदर ये प्रॉपर्टी एब्सेंट है तो इस फैमिली के अंदर तो इसको रखा नहीं जाएगा। तो ये
भी क्या करती है कि टेक्सोनोमी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल रहती है। जैसे कुछ फैमिलीज होती है जिनके अंदर क्या होता है कि सिमेट्रिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसी फैमिली है जिनके अंदर एसिमेट्रिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम बिहेवियर एट द मियोसिस, मियोसिस लेवल के ऊपर क्रोमोसोम का बिहेवियर। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं मियोसिस में, बताना एक बार। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बताओ भाई, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ना, बताओ क्रोमोसोम के अंदर क्या नाम है, मियोसिस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। मैम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मैंने प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पूछा है, मियोसिस के अंदर जाइगोटिन सुना है, पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन हाँ बताओ। मैम 5 होती हैं। हाँ हाँ, तो 5 होती हैं, तो मैंने क्या कहा है, मैंने म्यूसिस फर्स्ट की तो पूछी है ना, म्यूसिस फर्स्ट में भी मैंने प्रोफेज में पूछा है, तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या आती है कि सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, बताओ भाई। लेप्टोटीन। सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज आती है, फिर कौन सी आती है, जाइगोटीन, फिर कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, पैकेटिन स्टेज आती है, फिर डिप्लोटीन, और फिर क्या आती है, डाइकाइनेसिस। तो इनके अंदर क्या होता है कि अब ये स्टेजेस है, तो इनका कुछ स्पेसिफिक हर एक स्टेज के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है कि सबसे पहले कौन सी स्टेज थी, लेप्टोटीन स्टेज थी। इनके अंदर क्या होता है कि बोंकेट स्टेज आती है, ठीक है, या फिर बास्केट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ स्टेज होती है जैसे पैकेटिन स्टेज है, पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब कितने टेट्रा स्टेज बनती है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, डाइकाइनेसिस या इसमें कियास्मा की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है कि बिहेवियर चेंज होता रहता है, म्यूसिस लेवल के ऊपर क्या है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे मेटाफेज की बात करते हैं, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट्स के ऊपर आ जाते हैं, तो वो क्रोमोसोम क्या हो गए, तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। एनाफेज के अंदर वो क्या होता है कि अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी क्या होगा कि बिहेवियर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का, तो ये भी क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं टेक्सोनोमी में। अब हम इसी में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर चेंज होता है तो कई बार क्या होता है कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी आ जाती है, जैसे क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम्स हो गया, या फिर कौन सा भी पटाउ सिंड्रोम्स हो गया, डाउन सिंड्रोम्स हो गया। तो ये किसकी वजह से आती है, एबनॉर्मलिटी, किसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से, क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज की वजह से। जैसे क्लीन फेल्टर की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम 21 के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम।